fan base story. जनवरी बस आने ही वाली थी। कोहरा इतना घना था कि जैसे आसमान से सफेद चादर जमीन पर उतर आई हो। घड़ी की सुइयां 9 बजा रही थी, लेकिन सन्नाटा ऐसा था मानो समय थम गया हो। सत्या साधारण कपड़े में था, लेकिन बर्फीली हवाएं उसके कपड़ों के सुराखों से सीधे हड्डियों में चुभ रही थी। जैसे जैसे वो हरिओम काका के घर की ओर बढ़ रहा था, उसे महसूस हुआ कि गांव की गलियां आज कुछ ज्यादा ही लंबी लग रही हैं। हर कदम के साथ पैरों के नीचे सूखी पत्तियों के चटकने की आवाज सन्नाटे को ऐसे चीर रही थी जैसे कोई पुरानी सूखी हड्डी टूट रही हो। उसे बार बार लग रहा था कि धुंध के पीछे कोई साया उसके साथ साथ चल रहा है, जो उसके रुकते ही रुक जाता था। जब वो काका के आंगन में पहुंचा तो देखा कि वहां पहले से ही महफिल जमी थी। अलाव की नारंगी लपटें कोहरे से युद्ध कर रही थी, लेकिन कोहरा इतना ढीठ था कि वो आग के ठीक ऊपर तक मंडरा रहा था। हरिओम काका, भोला और गजोधर आग के चारों ओर ऐसे सिमटे बैठे थे जैसे आग ही उनके जीवित रहने का एकमात्र सहारा हो। हरिओम काका ने धुंध में डूबते उभरते सत्या को पहचान लिया। अरे सत्या बेटा, तू आ गया। इधर बैठ। आज तो ठंड ऐसी है कि पेड़ों का रस भी भीतर ही जम गया होगा। परिंदे भी आज अपने घोंसलों में दुबक कर सांसें गिन रहे हैं। सत्या ने अपनी नीली पड़ चुकी हथेलियां आग के ऊपर फैलाई। घर में मिलते ही उसे थोड़ा होश आया। उसने कपकपाते हुए कहा, हाँ काका, रास्ते में तो ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे गले को बर्फ की जंजीर से जकड़ रहा है। कोहरा इतना है कि अपने ही हाथ दिखाई नहीं दे रहे। गली के कुत्ते भी आज दुम दबाकर कहीं छिप गए हैं, जैसे किसी अनहोनी का आभास हो गया हो। सत्या, तू तो अभी आया है। मैं शाम को पश्चिम वाले खेत में पानी चलाकर आ रहा हूँ। यकीन मान, जब मैंने लोहे के गेट को हाथ लगाया तो मेरी खाल उस ठंडी धातु से चिपक गई। पानी का स्पर्श ऐसा था जिसे नसों में पिघला हुआ शीशा नहीं, बल्कि जमी हुई मौत बह रही हो। शरीर सुन्न पड़ गया था और मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि कहीं कोई पीछे से मुझे पुकार न ले। खेत के उस पार वाले कब्रिस्तान से उठने वाली महक आज कुछ ज्यादा ही तेज थी। अरे यार, मुझे भी तो आज ही गेहूं के अगले क्यारे में पानी देना था, पर इस कड़कती ठंड ने हिम्मत तोड़ दी। अब तो रात को ही जाना पड़ेगा, वरना कल धूप निकली तो मिट्टी पत्थर हो जाएगी और फसल मर जाएगी। सुना है आज रात बिजली भी पूरी रहेगी और नहर का पानी भी आज अपने पूरे उफान पर होगा। अकेले क्यों जाएगा भोला? मैं खाली बैठा हूँ, मुझे भी साथ ले चलना। 2 लोग रहेंगे तो बातों बातों में रात कट जाएगी और कुदाल चलाने में मेहनत भी कम लगेगी। वैसे भी डर तो केवल अकेलेपन का नाम है। हम साथ होंगे तो यमराज को भी रास्ता बदलना पड़ेगा। तभी हरिओम काका की भौहें तन गई। उनकी आंखें ऐसा लग रहा था कि किसी पुराने अतीत को याद कर रही हैं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, नहीं बेटा, आज की रात पानी चलाने की जिद छोड़ दो। तुम लोग जवान हो, खून गर्म है, पर ये रात आम रातों जैसी नहीं है। हवाओं में आज एक अजीब सा भारीपन है, जैसे कोई बहुत पुराना दुख हवा में खुल गया हो। तुम देख रहे हो, पक्षी भी आज चहचहा नहीं रहे, सियार भी चुप हैं। यहाँ तक कि पीपल का वह पुराना पेड़ भी आज हिल नहीं रहा। कल सुबह सूरज उगने के बाद चले जाना, पर आज नहीं। काका, आप तो पुरानी बातों को पकड़कर बैठ जाते हैं। अब वो जमाना गया जब लोग सायों से डरते थे। हम पढ़े लिखे जवान हैं, भूत प्रेत हमारे पसीने की महक से भाग जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप मना कर रहे हैं तो कम से कम कोई ऐसी बात तो सुनाइए जो इस सन्नाटे को सार्थक कर दे। इन रातों में खौफनाक किस्सों का अपना ही रोमांच है। काका ने आग की ओर देखा। उनकी आंखों में पुरानी यादों का काला समंदर उमड़ आया। उन्होंने एक लंबी सांस ली और काका ने अपना गला साफ किया और बोले, बात 30 साल पुरानी है, जब मेरी देह में बिजली दौड़ती थी। उस समय सिंचाई के साधन कम थे और नहर का पानी ही सब कुछ था। ठीक ऐसी ही दिसंबर की रात थी जब चांद बादलों के पीछे ऐसा छिपा था जैसे उसे किसी ने कैद कर लिया हो।
कोहरा इतना सघन था कि हाथ की लालटेन की रोशनी भी 2 फुट आगे जाकर दम तोड़ देती थी। गांव की गलियों में सन्नाटा ऐसा था जैसे हर घर के बाहर कोई पहरा दे रहा हो। मुझे अपने रेतीले खेत की सिंचाई करनी थी। मैं अपने बचपन के जिगरी दोस्त हरवन के घर गया। वह अपनी भारी रजाई में ऐसा दुबका था जैसे बाहर यमराज खड़े हों। मैंने उसे झकझोरा। हरवन, उठ भाई, नहर का ताला खुल गया है। आज पानी नहीं लिया तो अगली बारी 15 दिन बाद आएगी। फसल बर्बाद हो जाएगी। क्या तू चाहता है कि हमारे बच्चे भूखे सोएं? हरवन ने कांपते हुए रजाई से चेहरा बाहर निकाला और बोला, हरिओम, तू पागल हो गया है। इस ठंड में तो पत्थर भी चटक रहे हैं। क्या तुझे नहीं पता कि आज अमावस्या के बाद की वो विशेष रात है जिसके बारे में बड़े बुजुर्ग मना करते हैं? आज की रात नहर के किनारे वो टहलती है। सुबह देखेंगे, जो होगा सो होगा। पर मेरी जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। मैंने उसे लालच दिया कि रात को पानी की चोरी भी नहीं होगी और पूरा बहाव हमारे खेत में आएगा। आखिरकार उसने एक पुरानी मिट्टी के तेल की लालटेन उठाई और मैंने अपने मजबूत कंधे पर तेज धार वाली कुदाल रखी। हम दोनों साधारण सूती कपड़ों में निकल पड़े। जैसे ही हमने गांव की सीमा पार की, सन्नाटा और गहरा हो गया। दूर कहीं उल्लू के बोलने की आवाज आई जो शुभ संकेत नहीं था। रास्ते में हरवन बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोहरे के भीतर से कोई उसे घूर रहा है। उसने धीमी आवाज में पूछा, हरिओम, क्या तुझे पक्का पता है ना कि नहर में पानी आया है? रास्ते में कोई पदचाप सुनाई दे रही है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे अलावा कोई और भी यहां चल रहा है, जिसके पैरों की आवाज हमारे साथ ताल मिला रही है। मैंने उसे डांटते हुए कहा कि डर मत, ये हमारी अपनी जमीन है। लेकिन जैसे जैसे हम नहर की ओर बढ़ रहे थे, हवा का तापमान और भी गिरता जा रहा था। वह ठंड सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो बर्फ की अदृश्य सुइयां हमारी खाल को चीरकर सीधे दिल तक पहुंच रही थी। नहर के पानी की आवाज जो दूर से मधुर लगती थी, पास पहुंचते ही किसी के गुर्राने या हजारों सांपों के एक साथ फुफकारने जैसी सुनाई देने लगी। जैसे ही हम उस पुराने विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचे जो नहर के मुख्य मोड़ पर स्थित है, अचानक सब कुछ बदल गया। हवा जो अब तक साए साए कर रही थी एकदम थम गई। पत्तों का हिलना बंद हो गया। चिड़ियों के पर फड़फड़ाने की आवाज भी खत्म हो गई। और फिर वह आवाज आई। वह आवाज किसी जानवर की नहीं थी। वह एक मंद सिसकने की आवाज थी। कोई है? मुझे बचाओ, ठंड बहुत है, मेरा बच्चा भूखा है। हम दोनों के कदम वही जम गए। हरवन के हाथ में पकड़ी लालटेन थरथराने लगी, जिससे जमीन पर बनते साए राक्षसों की तरह नाचने लगे। उसने कांपते स्वर में पूछा, हरिओम, क्या तूने भी सुना? ये कोई औरत है क्या? इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है? उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी, जबकि बाहर बर्फ गिर रही थी। मैंने अपने डर को दबाते हुए सीना चौड़ा किया और कहा, अरे पागल, हवा जब बरगद की जटाओं से टकराती है तो ऐसी ही आवाजें आती हैं। या शायद कोई जंगली जानवर फंस गया हो। चल आगे बढ़, खेत प्यासा है। लेकिन जैसे ही हमने 2 कदम और बढ़ाए, वह सिसकना एक दिल दहला देने वाली चीख में बदल गया। वह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि कलेजा मुंह को आ जाए। ऐसा लगा जैसे हजारों कांच के टुकड़े एक साथ टूट रहे हों। ऐसा लगा जैसे कोई औरत अपनी आखिरी सांसें ले रही हो और उसे मदद की सख्त जरूरत हो। आवाज सीधे हमारे कानों के पीछे से आ रही थी। मुझे लगा शायद गांव की कोई महिला रास्ता भटक गई है या किसी दुर्घटना का शिकार हुई है। मैंने कुदाल कसकर पकड़ी और चिल्लाकर कहा, कौन है रे? सामने आ। राजू, अगर तू या कोई और लड़का मजाक कर रहा है तो याद रखना, ये हरिओम की कुदाल है। एक ही वार में सिर अलग कर दूंगा। हिम्मत है तो रोशनी में आ, डरपोकों की तरह मत छिप। तभी नहर के किनारे उगी ऊंची सरकंडों की झाड़ियों के पीछे से एक भारी, गूंजती और बर्फ जैसी ठंडी आवाज आई। चले जाओ यहाँ से, ये वक्त मेरा है, ये पानी मेरा है। मैंने अपना खून इस नहर में बहाया है। अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुम्हारी हड्डियां भी इस नहर में बह जाएंगी।
और उनका पता भी नहीं चलेगा। हरवन का डर अब गुस्से में बदल गया था। शायद मौत के करीब होने का एहसास इंसान को पागल बना देता है। उसने चिल्लाकर जवाब दिया, तू है कौन हमें रोकने वाली? ये सरकारी नहर है, हमारे पुरखों की मेहनत है। सामने आ डायन, तुझे मैं बताता हूं। मेरा नाम हरवन है, भूतों को मैं जेब में रखता हूं। जैसे ही हरवन के मुंह से वह अपशब्द निकले, कोहरा अचानक ऐसे फट गया जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया हो। हमारे ठीक सामने जो आकृति खड़ी थी, उसे देखकर हमारे फेफड़ों ने हवा खींचना बंद कर दिया। हमारे चारों ओर का पानी जैसे जम गया। वह रत्नी थी, वही रत्नी जिसकी मौत 10 साल पहले इसी नहर के किनारे जमीन के विवाद में हुई थी। लेकिन वह अब इंसान नहीं थी। उसकी लंबाई सामान्य से 2 फीट ज्यादा लग रही थी। उसके बाल नागिनों की तरह हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों के स्थान पर दहकते हुए अंगारे थे, जिनमें से काला धुआं निकल रहा था। उसका चेहरा सफेद मोम की तरह गल रहा था। सबसे डरावने थे उसके पैर। वे टखनों से बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और उसके नाखून किसी गिद्ध के पंजे जैसे लंबे, काले और नुकीले थे। वह जोर से अट्टहास करते हुए दहाड़ी, पहचाना मुझे? मैं वही रत्नी हूं जिसे तुम लोगों ने जीते जी चैन से जीने नहीं दिया। मुझे ताने दिए, मेरी जमीन छीनी। आज तुम मेरी बारी में बाधा डाल रहे हो और ऊपर से मुझे डायन और तू कहने की हिम्मत की। आज तुम्हारी जुबान और गर्दन दोनों मेरी होंगी। उसने अपना हाथ हवा में एक विचित्र मुद्रा में लहराया। अचानक एक काली चिपचिपी शक्ति ने हमें जमीन से ऊपर उठा लिया। हमारे पैर हवा में लटकने लगे। हम हवा में ऐसे छटपटा रहे थे जैसे फांसी के फंदे पर कोई लटका हो। गला घुट रहा था और सामने रत्नी का भयानक चेहरा हमारे पास आ रहा था। उसकी सड़ी हुई मांस जैसी दुर्गंध हमारे नथुनों में भर गई। उसकी ठंडी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। मौत हमारे सामने नाच रही थी और हम बेबस थे। तभी पूरे इलाके में एक ऐसी गूंज हुई जैसे 7 आसमान एक साथ फटे हों। एक दिव्य श्वेत प्रकाश कोहरे को चीरते हुए प्रकट हुआ। उस रोशनी की गर्मी ऐसी थी जैसे साक्षात सूर्य देव नीचे आ गए हों। रुक जा रतनी, अपनी सीमा मत लांघ। इन निर्दोषों को छोड़ दे, इनका समय अभी नहीं आया है। वह साया हमारे गांव के स्वर्गीय मुखिया जी का था, जिनकी मृत्यु को हुए 50 साल बीत चुके थे। उनका सफेद कुर्ता और सिर पर बंधी पगड़ी किसी हीरे की तरह चमक रही थी। उनके हाथ में एक लकड़ी का डंडा था जो प्रकाश का स्रोत लग रहा था। उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में ऐसी सत्ता थी जिसे कोई भी प्रेत आत्मा चुनौती नहीं दे सकती थी। रत्नी अपनी घृणित आवाज में चिल्लाई, मुखिया जी, आप न्याय के देवता बनते थे, तो आज न्याय कीजिए। ये लोग मेरी शांति में खलल डाल रहे हैं। ये उसी गांव के हैं जिसने मुझे मरते समय एक बूंद पानी नहीं दिया। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। रत्नी, तू भटक रही है। प्रतिशोध की आग तुझे ही जलाएगी। ये केवल साधारण किसान है। इन्हें लगा कि कोई जीवित व्यक्ति इनका उपहास कर रहा है। तू तो जानती है, किसान का पसीना मिट्टी में मिलकर अन्न बनता है। जब मैं जीवित था, तब भी मैंने हर खेत को अपनी संतान माना था। अगर किसान डर गया तो हल कौन चलाएगा? अगर हल नहीं चलेगा तो दुनिया भूखी मर जाएगी। इनका दोष केवल अपनी फसल की चिंता करना है। इन्हें माफ कर और अपनी यान में लौट जा, वरना मेरा कोप तू सह नहीं पाएगी। मुखिया जी की आवाज में वह पुरानी शक्ति थी कि रत्नी का क्रोध धुएं की तरह ठंडा पड़ गया। उसकी दहकती आंखें बुझने लगी। उसने हमें झटके से जमीन पर पटक दिया। हम बेदम होकर गिरे। रत्नी एक आखिरी चीख के साथ, जो किसी टूटे हुए शीशे जैसी थी, नहर के काले पानी में समा गई। मुखिया जी ने हमारी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा, मंद मुस्कुराए और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गए। कोहरा फिर से छा गया, लेकिन वह भारीपन गायब था। जब हरिओम काका ने अपनी बात समाप्त की, चारों ओर का सन्नाटा अब और भी डरावना लग रहा था।
दूर कहीं एक सियार के रोने की आवाज आई, जिसने सबकी रीढ़ में एक सिहरन पैदा कर दी। हवा के झोंके के साथ खिड़की के दरवाजे अचानक टकराए, जिससे सब उछल पड़े। भोला, जो थोड़ी देर पहले बहादुरी की बातें कर रहा था और अकेले खेत जाने की जिद पर अड़ा था, अब अपनी चादर में ऐसे सिमट गया था जैसे वो कोई कवच हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कांपती आवाज में सत्या से कहा, भाई सत्या, सुन, गेहूं को एक दिन और प्यासा रहने देते हैं। कल सुबह जब भगवान भास्कर निकलेंगे तभी पानी चलाने चलेंगे। काका की कहानी ने मेरे खून को पानी कर दिया है। अब तो मुझे इस अलाव से उठकर अपने घर तक जाने में भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई पीछे खड़ा इंतजार कर रहा है। मुझे अपनी परछाई भी अब पराई लग रही है। सही कह रहे हो भोला, साहस और मूर्खता में फर्क होता है। जो काका ने सहा वो शायद हम न सह पाए। काका, आप वास्तव में किस्मत के धनी थे जो मुखिया जी की पवित्र आत्मा ने आपको दर्शन दिए और बचा लिया, वरना आज हम ये किस्सा सुनने के लिए जिंदा नहीं होते। लोग कहते हैं कि पुरखे चले जाते हैं, पर वे आज भी गांव की सरहदों की रक्षा करते हैं। उनकी मर्यादा आज भी इस मिट्टी में बसी है। इसीलिए कहता हूं बच्चों, रात की अपनी एक अलग दुनिया होती है। उसके अपने नियम और अपनी रूहें होती हैं। रात कभी खाली नहीं होती, वह हजारों कहानियों और एहसासों से भरी होती है। हमें प्रकृति और अदृश्य शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। मनुष्य की शक्ति सूरज ढलने के साथ ही आधी रह जाती है। चलो, अब बहुत रात हो गई है। सब भगवान का नाम लेकर अपने अपने घर जाओ और बिना पीछे मुड़े रजाई में दुबक जाओ। और याद रखना, अगर रास्ते में कोई पुकारे तो जवाब मत देना।